चलो स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालो फटाफट कॉपी के अंदर, टेस्ट ऑफ टर्मिनल एल्काइन। टर्मिनल एल्काइन। देखो इससे पहले हम लोगों ने एक टेस्ट पढ़ा था, क्या नाम था उसका? टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। थोड़ा बहुत आइडिया है क्या था उसके अंदर? उसमें अपन ब्रोमीन को कंटेनर में डालते थे जिसमें एल्केन या एल्कीन होती थी। हाँ, मतलब हमारे पास बेसिकली एक डबल बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड वाला, और उस डबल बॉन्ड को अपन क्या करवाते हैं, Br2CCl4 के साथ रिएक्शन करवाते हैं और वहां पे अपने को पॉजिटिव टेस्ट मिलता। अच्छा, प्रैक्टिकली अपने को पता कैसे चलता है कि टेस्ट पॉजिटिव कैसा आ रहा है? जब कलर लेस हो जाता है। कलर लेस हो जाता है। पहला कलर क्या था? ब्राउन, याद है? तो ब्रोमीन का ब्राउन कलर था, वो कलर लेस हो जाता, मतलब कि रिएक्शन हो गई। ये पहले वाला था। अब इसी तरीके से अपने पास ये टेस्ट है टर्मिनल एल्काइन। इसका मतलब क्या है, अपन करना क्या चाह रहे हैं वो समझ लो। जैसा मान लो कि तुम्हारे पास एक कंटेनर पड़ा है, ठीक है, और उस कंटेनर में एक एल्काइन है, एल्काइन, और तुम्हें ये पता करना कि वो एल्काइन अगर ये वाली है या फिर नहीं है। तो सबसे पहले अपन समझ सकते हैं कि एल्काइन में, जैसे मान लो कोई एग्जांपल लेते हैं एल्काइन का, तो हो सकता है कि कोई एल्काइन ऐसी वाली हो, RC ट्रिपल बॉन्ड CR डैश हो सकता है, ठीक। और दूसरे वाले केस में अगर अपन देखें तो आपके एल्काइन जो है वो ऐसी भी हो सकती है, R बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। दोनों में डिफरेंस बताओ क्या? टर्मिनल का मतलब क्या क्या होना चाहिए? टर्मिनल का मतलब, टर्मिनल का मतलब हो गया कि जो ट्रिपल बॉन्ड होगा ना वो किसी कोने में होगा, या तो इधर वाले कॉर्नर पे हो गया, तो ऐसा इसको अपन ऐसे हिंदी में बोलते हैं छोर, मतलब एक लास्ट कॉर्नर पे, जबकि यहाँ पे क्या है, तो ये आपका हो गया टर्मिनल एल्काइन। इसको कॉर्नर के ऊपर ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, टर्मिनल एल्काइन। बनाओ उसको फटाफट। और ये हो गया तुम्हारा इंटरनल एल्काइन, जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड जो है वो बीच में आ रहा है, इंटरनल एल्काइन। अब हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट ये है कि भाई आपका ये जो टर्मिनल है, इंटरनल है, अपने पास कोई ऐसा रिएजेंट हो, है ना, ऐसा कोई चूर्ण हो, वो उसके अंदर मिला दे अपन कंपाउंड के अंदर। तो मिलाने के बाद वहाँ पे अपने को कुछ ना कुछ, वहाँ से मान लो कोई गैस रिलीज हो रही हो, या फिर वहाँ पे कुछ PPT बन रहा हो, प्रेसिपिटेशन, या फिर वहाँ पर कुछ ब्लास्ट टाइप का हो रहा हो, कि अपने को समझ में आ जाए कि हाँ भाई रिएक्शन, तो वो अपन करने वाले हैं, ठीक है। और इसका जो रिएजेंट है वो तुम्हारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, क्योंकि ये वाला रिएजेंट यहाँ पे भी काम आता है, और आगे जाके एक चैप्टर आता है अपना क्लास 12 के लास्ट में, बायोमोलिक्यूल्स, वहाँ पे तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो हमारे पास एक रिएजेंट है, उसका नाम है रिएजेंट। यहाँ पे अपन जो काम में लेंगे, जैसे वहाँ पे ब्रोमीन था ब्राउन कलर का, वैसे यहाँ पे रिएजेंट रहेगा आपका टोलेन रिएजेंट। क्या नाम है इसका? टोलेन रिएजेंट, जिसको अपन इन शॉर्ट बोलते हैं TR। अब जैसे एक रिएजेंट और आया था ऐसा, अगर आपको याद हो तो, कुछ इस टाइप का नाम था, टोलेन रिएजेंट, शाबाश, टिल्डन रिएजेंट, याद है? कहाँ आया था? टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन में आया था, और ना फॉर्मूला क्या था उसका? NOC। तो जैसे वो टिल्डन रिएजेंट था, वैसे ये टोलेन रिएजेंट है। और टोलेन रिएजेंट में इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखना इधर, इसका फॉर्मूला है अमोनिकल AgNO3, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे इस अमोनिकल का क्या मतलब है? अमोनिकल का मतलब ये है कि भाई आपके पास में एक तो होगा AgNO3, साथ में होगा अमोनिया। इसको अपन बोलते हैं कि अमोनिया वाला HNO3 हो, उसको बोलते हैं टोलेन रिएजेंट। नोट कर लो फटाफट। मेनली अपने को क्या करना, दिमाग में से लिंकेज बनाना है कि पहले अपन ने कुछ पढ़ा था, वो क्या था, अब क्या है। ये अगर कमांड बन गई तो फिर तो ऑर्गेनिक पे कमांड आ जाएगी। केवल एक टॉपिक को पढ़ने से तो वो कोई मतलब वाली बात। आगे बढ़ते हैं, चलो। तो ये हो गया अमोनिकल AgNO3 टोलेन रिएजेंट। अब देखो ये काम कैसे करता है, तो मैं इसको डालूं, कई बार एग्जाम के अंदर ना टोलेन रिएजेंट के जगह यहाँ पे ये वाला वर्ड भी यूज कर लेते हैं अपन, टोलेन रिएजेंट इक्वल टू, यहाँ पे लिखा होता है AgNO3 प्लस NH4OH, ये वाला लिखा हुआ मिल सकता है। NH4OH को तुम ऐसा समझ सकते हो NH3 प्लस H2, तो ये वाला फॉर्मूला भी लिखो।
इसमें अगर तुम ऐसे पार्ट में तोड़ोगे तो ये हो गया तुम्हारा NH3 प्लस H2। मतलब ऐसा समझ लो कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया विथ AgNO3, कि यहाँ पे पानी भी आ गया हल्का फुल्का। जैसे अपन जानते हैं कि भाई केमिस्ट्री की कुछ भी रिएक्शंस होती है तो ज़्यादातर रिएक्शंस जो होती है वो पानी के साथ करवाते हैं अपन, पानी इजीली उसको अपने अंदर डिसोल्व कर लेता है। तो हल्का सा एक्वस सॉल्यूशन है अमोनिया का और AgNO3 वहाँ पर है, उसको भी अपन टॉलरेंट रिएजेंट ही बोलते हैं। अब देखो ये काम कैसे करता है, फोकस करना भाई। मान लो तुम्हारे पास कोई भी एक ये वाला कंपाउंड है, प्रैक्टिकली समझते हैं। यहाँ पे कंटेनर पड़ा था, इसके अंदर ये टर्मिनल एल्काइन पड़ा है, टर्मिनल C ट्रिपल बॉन्ड C, और मैंने यहाँ से मान लो जैसे कोई डब्बा है इसके अंदर, और यहाँ पे मैंने मिला दिया टॉलरेंट रिएजेंट। तो टॉलरेंट रिएजेंट इसके अंदर जाएगा, कुछ ना कुछ रिएक्शन होगी, हो सकता है कोई गैस वहाँ से निकल जाए, हो सकता है कुछ PPT बन जाए, तो वो अपन देखने वाले कि क्या होने वाला है। तो इसमें मैंने मिलाया टॉलरेंट रिएजेंट। अब यहाँ पे जो बनेगा वो अगर अपन समझ जाते हैं तो दिमाग में काम सेट है। कैसे? देखो अपने को अल्टीमेटली रिएक्शन करवानी पड़ेगी, है ना। ये वाला ये पड़ा है, एक हमारे पास में AgNO3 पड़ा है, एक हमारे पास मान लो अमोनिया पड़ा है, और हल्का फुल्का कभी पानी अगर लेते हो, ज़्यादातर रिएक्शंस में लेना पड़ता है, तो एक्वस सॉल्यूशन में पानी भी पड़ा है। तो हमारे पास 4 चीज़ें, 1 है, 2 है, 3 है और 4। ठीक, इनमें से कौन कौन सा कंपाउंड क्या क्या कर सकता है, तुम्हें थोड़ा आइडिया इसके बारे में अगर तुम नॉर्मली से बताना चाहो तो। AgNO3 कैसा होता है? मतलब अगर AgNO3 को मैं रिएक्शन के लिए तोड़ूं तो मैं कैसे तोड़ूंगा? Ag पे चार्ज क्या आएगा? तो क्या लगाओ क्या +3 कैसे? अच्छा कोई Ag का कंपाउंड बताओ जो तुम जानते हो, जो Ag वाला कोई भी कंपाउंड। AgCl सुना ना नाम AgCl का? और कोई कंपाउंड AgBr या फिर AgI। तो अगर अपन AgCl को तोड़ेंगे तो Cl पे चार्ज क्या आएगा? -1। तो Ag पे क्या आएगा? तो बेसिकली जो Ag होता है वो Ag प्लस में जाता है, जैसे Na प्लस में जाता है ना, वैसे Ag प्लस में जाता है। तो अगर ये कंपाउंड, ये एक आयनिक कंपाउंड होता है, जो आयनिक कंपाउंड टूटने के बाद में Ag प्लस बनाता है और NO3 माइनस बनाता है। या तो तुम याद कर लो या तुम दिमाग लगा लो थोड़ा सा। तो सिंपल सी बात है, अपन जानते हैं AgCl होता है Ag प्लस Cl माइनस, तो वैसे यहाँ पे Ag प्लस NO3 माइनस। चलो ये हो गया सेट। इसके बारे में क्या विचार है? ये क्या कर सकता है? मतलब इसको, हाँ क्या क्या कार्बोकेटाइन क्या? एक बॉन्ड तोड़ेगा और प्लस चार्ज एक C पे आ जाएगा। एक बॉन्ड तोड़ेगा प्लस चार्ज C पे आ जाएगा और एक पे माइनस आ जाएगा, ऐसे। ठीक है। अमोनिया क्या कर सकता है? इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल के बारे में सोचो ना, रिएक्शन स्टार्ट करनी है, कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है कौन सा न्यूक्लियोफाइल है बताओ? न्यूक्लियोफाइल तो एल्काइन हो गई और Ag प्लस इलेक्ट्रोफाइल। Ag प्लस जैसे कि Na प्लस था वैसे Ag प्लस है, तो Na प्लस वाले केस में क्या था, वो रिएक्शन करता था? नहीं करेगा। तो मेटल Ag भी मेटल, Ag मतलब क्या, चांदी तो है, तो वो भी मेटल ही है ना, तो वो भी Ag प्लस के फॉर्म में जाके स्टेबलाइज हो जाता है, तो वो भी कोई रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, जस्ट लाइक Na प्लस। तो इसको छोड़ दो। NO3 माइनस, NO3 माइनस जो है वो रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज्ड है। जैसे अपन ने H2SO4 लिया था, H प्लस SO4 माइनस 2, याद है? या अपन ने जैसे कोलबे करवाया था तो उसके अंदर RCOOH को RCOO माइनस और H प्लस में तोड़ते थे। तो वैसे यहाँ पे जो NO3 माइनस है ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तो ये भी एक बार के लिए काम नहीं आ रहा। अब हमारे पास बचती है 3 चीज़। ठीक है, देखो एक तगड़ा कंसेप्ट बता रहा हूँ, एक पॉइंट समझना और इसका आंसर भी करना है यहाँ पे, ये तुम्हारे आगे वाले चीज़ों में काम आएगा, आगे वाले चैप्टर्स में। जैसे मान लो एक कंटेनर है और उस कंटेनर के अंदर एक पड़ा है एसिड, कोई भी एग्जाम्पल मन में मान लो, और एक पड़ा है बेस, क्या होगा? सॉल्ट बन जाएगा। या मैं अगर ऐसा समझूँ तो एसिड जो होगा वो H प्लस दे देगा और बेस OH माइनस दे देगा और रिएक्शन हो जाएगी। या अपन ऐसे बोल सकते हैं कि भाई जैसे मान लो कंटेनर के अंदर पड़ा एक NH3 और एक पड़ा HCl, तो HCl क्या है? एसिड। NH3 क्या है? बेस। तो मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ कि NH3 क्या करेगा? H प्लस देगा और NH3 क्या करेगा? OH तो ही नहीं उसके पास। ध्यान से थोड़ा दिमाग चालू रखो, फिर से सुनो दोबारा। डब्बे में एक एसिड पड़ा है और एक बेस पड़ा है, तो एक एसिड और एक बेस है, तो अपने को समझ में आता है कि भाई एसिड H प्लस दे रहा है और बेस OH माइनस दे रहा है, दोनों मिल रहे हैं, दोनों दे रहे हैं, मतलब अल्टीमेटली एक H दे रहा है एक OH दे रहा है। मैं ये बोल रहा हूँ कि डब्बे में एक तो पड़ा है HCl
HCl क्या देगा? H प्लस। एक पड़ा अमोनिया NH3, क्या इसके पास OH है क्या? तो ये क्या करेगा फिर? वो एच ले लेगा उसको। ये H ले लेगा। अगर तुम्हें समझो, एक बार इसको थोड़ा होल्ड पे करते हैं, पहले यहाँ दिमाग लगाते हैं। एक है NH3, एक है HCl। फोकस करना भाई। हमने बोला कि ये जो है वो H प्लस देगा, H प्लस डोनेट करेगा। अब अगर ये डोनेट करेगा तो इसको रिएक्शन करने के लिए एक ही काम करना पड़ेगा, और वो H प्लस को लेना पड़ेगा, वो आगे रिएक्शन अदरवाइज नहीं होगी। तो अगर ये H प्लस दे रहा है और ये H प्लस ले रहा है, तो ये NH3 जो है वो H प्लस लेने के बाद क्या बनाएगा? शाबाश। तो ये बनाएगा तुम्हारा NH4 पॉजिटिव, और ये क्या हो गया भाई? Cl नेगेटिव, और दोनों को मिलाकर अपन क्या बोलते हैं? NH4 आया ना? बात समझ आ रही है? सिंपल है। तो हमने अभी भी दो कंसेप्ट समझे। पहला तो समझा कि भाई एक H प्लस दे रहा है एसिड है, एक OH माइनस दे रहा है बेस है। फिर दूसरा आपने समझा कि डब्बे में कोई ऐसा कंपाउंड पड़ो जिसमें OH हो ही ना, तो H प्लस दे रहा है और दूसरा ले रहा है, तो लेने वाला बेस हो गया और देने वाला। अब मुझे एक बात बताओ, ये तो था एसिड बेस का। तुम्हारे पास डब्बे के अंदर दो एसिड पड़े हैं, दो एसिड। जैसे एग्जाम्पल अगर लेना चाहते हो तो एक पड़ा है H2SO4, एक पड़ा है HNO3। तो पेन चलाना एक बार कि क्या बनता है, ऐसे कुछ मतलब तुम्हें तुक्के लगाने हैं, ये तुम्हें पढ़ाया हुआ नहीं है। HNO3 तुम्हारे पास डब्बे में पड़ा है भाई, एक तो पड़ा है HNO3, एक पड़ा है H2SO4, और तुम क्या कर सकते हो ये तुम्हें बताना है। जस्ट सोचना है, गलत सही की बात नहीं है, जो जज नहीं करना अपने आप को कि भाई मेरा गलत है मेरा सही है, जो आएगा देखा जाएगा। एटलीस्ट कुछ ना कुछ लेके आओ। है ना? और ये दूसरा वाला एग्जांपल, ये तो पहला केस है जो तुम्हें सोचना है, और दूसरा वाला केस जो सिंपल वाला होता है HCl और NaOH, जो तुम जानते हो एक एसिड एक बेस। तो तुम्हें पता है ये H प्लस देगा, ये OH माइनस देगा, तो H प्लस और OH माइनस इक्वल टू H2, और प्लस क्या? लूण NaCl। तो ये तो अपन जानते ही। ये बताओ ये वाला, और ये तुम्हारे सिलेबस में है, आगे जाके एक चैप्टर आएगा वहां पे ये चीज एग्जैक्टली मिलने वाली। पर अभी तुम्हें तुक्के लगाने हैं, कुछ सोच समझ के कि हाँ ऐसा ऐसा हो सकता है। सबसे पहले ये बताओ H2SO4 एसिड है बेस, जानते हो? HNO3 क्या है? ये भी एसिड है। ये दोनों कॉमन एसिड है जो अपन नॉर्मली जानते हैं, अपन आसपास फिजिकल केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक में कई बार तुम देखते हो। अब मुझे ये बताओ कि भाई इन दोनों में से तगड़ा एसिड कौन सा है? H2SO4। तो H2SO4 क्या करेगा? देगा। तो HNO3 क्या करेगा? ले ले। बात समझ आ रही है? रिएक्शन को होने के लिए एक देगा तो दूसरा लेगा। तो यहाँ पे आगे जाके अपन पढ़ते हैं, एक रिएक्शन आती है, उसका नाम होता है नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। तो वहाँ पे ये कंसेप्ट तुम्हें समझ में आता है कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि डब्बे में हमेशा एक एसिड और एक बेस हो तभी दोनों रिएक्शन करें। ऐसा भी हो सकता है कि एक एसिड हो, दूसरा वाला भी एसिड हो, एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक हो, तो स्ट्रॉन्ग वाला दे देगा और वीक वाला। ये दो कंसेप्ट है। अब अपन ने इस कंसेप्ट को यहाँ पे क्यों स्टार्ट किया, उसका रीजन क्या है? रीजन यहाँ पे देखो एक बार, इसको डालो मैं, समझने के लिए था, बाकी अपन बाद में आगे जाके पढ़ने वाले। हाँ, अब तुम्हारे पास डब्बे में तीन चीजें पड़ी है, ठीक है? तुम्हें अगर थोड़ा बहुत जीरो से आता है, थोड़ा बहुत, तो तुम्हें ये बताना है कि भाई इसके पास भी लोन पेयर है, दिख रहा है सबको, यहाँ पे भी लोन पेयर है, इन दोनों में से कौन सा वाला बेस है? कौन सा वाला बेस होगा? दोनों ही बेस है भाई, दोनों के पास लोन पेयर है। एक कंसेप्ट होता है लुईस बेस। तो लुईस बेस वो होते हैं जिनके पास क्या होते हैं? लोन पेयर होते हैं। रात को पढ़ाया था, है ना? ये देखो पीछे तीतर बैठे हैं दो, पढ़ाया था इनको रात को। वो लुईस एसिड होता है, तो बिठा रहा है। तो ये हो गया लोन पेयर वाला लुईस बेस, ठीक है? अब तुम मेरे को ये बताओ कि ये भी बेस और ये भी बेस, इन दोनों में से तगड़ा बेस कौन सा है? जैसे तुमने बता दिया था ना H2SO4 HNO3 में H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, वैसे ही इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है ये बता दो बस। NH3 कैसे? वो तो NH3 भी करता है, NH3 भी एसिड भी बन सकता है और बेस भी बन सकता है,
और ये भी ऐसे भी बन सकता है और बेस भी बन सकता है। कुछ आइडिया थोड़ा बहुत अपन इसको थोड़ी सी देर में खत्म कर सकते हैं, बट मैं चाहता हूँ तुम्हें ये थोड़ा सोचने वाला काम करूँ, अदरवाइज 2 मिनट का काम है, याद ही करना होता है इसमें। इसकी पीएच कम होती है, H2 की लगभग H2 की पीएच ज़्यादा होती है, H2 की कम होती है NH3 NH3 की पीएच कम, तो पीएच से बेस को कैसे रिलेट कर दो? इतने पीएच कम होगी इतने बेस अच्छा वो एसिडिक वो पीएच स्केल पे जिसका कम आ रहा है उसका ज़्यादा, H2 और कोई तरीका? ऐसा हर कंपाउंड की पीएच याद थोड़ी कोई तरीका। हाँ H2 के पास 2 लोन पे होंगे तो वो ज़्यादा H2 के पास, ये तो बिल्कुल ही हद गलत हो गया। किसी के पास ज़्यादा लोन पे होने से वो बेस तगड़ा थोड़ी होता है। तो वो ज़्यादा टोलरेट कर पाएगा नहीं करेगा तो एक बार में एक ही भाई, अगर किसी के पास 2 लॉन पेयर पड़े तो दोनों देता थोड़ी है। और कोई तरीका? GUC क्लास 11 पुराने पाप नहीं। एक बात बताओ, बेस होता क्या? लुईस बेस किसको बोलते हैं? जो लोन पे टोलरेट जो लॉन पेयर देता है, सिंपल बात करते हैं, देता है। NH3 जल्दी दे गए कौन आसानी से लॉन पेयर देगा वो तगड़ा बेस हो जाएगा ना, है ना? अब बोलो, अब ये बताओ कि NH3 वाला लोन पेयर आसानी से देगा या H2 वाला? कौन सा? NH3 वाला। कारण? शाबाश भाई, नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता ऑक्सीजन से कम होती है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम होती है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है वो आसानी से लोन पेयर, तो जो आसानी से दे देता है वो स्ट्रॉन्ग बेस हो जाता है। खत्म बात, ना पेज लगाने की जरूरत है ना कुछ और लगाने की जरूरत है, सिंपल आंसर आ जाएगा। ठीक, अब अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि भाई ये तुम्हारे पास पड़ा है, ये तुम्हारे पास पड़ा और ये तुम्हारे पास पड़ा है, ठीक है, और इन तीनों में से मान लो किसी एक को H प्लस देना है, वो कौन देगा? H प्लस देना है, ठीक। और एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करवा देता हूँ, ये लो इसको हटा दो। अब बताओ, ये 2 है, 2 के बारे में बात करेंगे तो एक देगा दूसरा लेगा, सिंपल। तो कौन सा वाला H प्लस आसानी से देगा? अगर कोई कंपाउंड H प्लस आसानी से दे रहा है मतलब वो एसिड है बेस है, एसिड की बात कर रहे हैं, बार बार मैं घुमा रहा हूँ, कभी एसिड पूछ रहा हूँ कभी बेस पूछ रहा हूँ, ध्यान रखना भाई। अब बात चल रही है कि तुम्हारे पास इन दोनों के पास H है, ये भी H दे सकता है, ये भी H दे सकता है, कौन आसानी से H देगा? कैसे निकालो? GOC में अपन एक कंसेप्ट पढ़ते हैं कि मान लो इस कंपाउंड ने H प्लस दिया, तो H प्लस देने के बाद में ये बनाएगा R बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, और ये इसका H प्लस निकल गया, आया ना? और अगर ये H प्लस दे देता है तो ये H प्लस निकलने के बाद में NH2 माइनस, और ये आगे तुम्हारा H प्लस। अब अपन ये बोलते हैं कि अगर ये कंपाउंड H प्लस देता है तो इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस, अगर ये एसिड है तो, है ना? और ये कंपाउंड देता है तो इसको अपन बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। इसको 1 कर दो, इसको 2 कर दो। अब मुझे बताओ कि कॉन्जुगेट बेस 1 और कॉन्जुगेट बेस 2 में ज्यादा स्टेबल कौन सा है? इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा, ज्यादा स्थायी कौन सा है? बताओ भाई। कार्बन पे माइनस या नाइट्रोजन में माइनस? नाइट्रोजन में माइनस, कारण? ऑक्टेट नहीं, क्योंकि माइनस प्लस ज़्यादा स्टेबल रहता है, कार्बन पे प्लस ज्यादा स्टेबल होता है। और कोई तरीका भाई? माइनस आएगा क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड के पास माइनस स्टेबल होता है। ट्रिपल बॉन्ड में माइनस स्टेबल है, मतलब फिर NH2 वाला आंसर है या ट्रिपल बॉन्ड वाला आंसर है? ट्रिपल बॉन्ड थोड़ा देर पहले NH2 वाला बोलो। ट्रिपल बॉन्ड ध्यान के आ गया। अच्छा, अपन सिंपली ऐसा बोले कि भाई देखो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड में माइनस चार्ज आ रहा है, यहाँ पे N पे चार्ज आ रहा है, ये कार्बन के ऊपर माइनस है, ये नाइट्रोजन के ऊपर माइनस है, तो कार्बन और नाइट्रोजन में से किस पे माइनस ज्यादा स्टेबल होता है जनरली? कारण? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सिंपल सी बात है भाई, अगर मैं बोलूँ O पे माइनस, N पे माइनस और C पे माइनस, मोर स्टेबल कहाँ पे होगा? O पे। फिर किस पे होगा? N पे, फिर लेकिन ये होता है एक्सेप्शनल केस, अगर क्लास में पढ़ा हो तो। कैसे, मैं थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ। जैसे मान लो मैं तुम्हें ऐसा बोलूँ कि भाई तुम्हारे पास एक CH3 माइनस है, एक OH माइनस है और एक NH2 माइनस है, बताओ कौन सा स्टेबल ज़्यादा है? तो तुम बोलोगे सर देखो 2 नंबर सबसे आगे स्टेबिलिटी में आ जाएगा, फिर उसके बाद में जाएगा 3 नंबर, फिर आएगा 1 नंबर। O पे माइनस, N पे माइनस, C पे माइनस,
ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, खत्म। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ऐसा होता है, सिंपल। लेकिन जब तुम्हारे पास H के हाइब्रिडाइज कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आता है, ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आता है, तो अल्टीमेटली पहले तो ये बता दो कि अपन ये बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कार्बन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है? ऑक्सीजन कितनी होती है? 3.5। नाइट्रोजन की कितनी होती है? और कार्बन की कितनी होती है? 2.5, और इसके लगभग 3 के आसपास होती है, ठीक है। तो नॉर्मली अपने को लगता है कि हाँ भाई चलो ठीक है, ऑक्सीजन आगे है, फिर ये है पीछे। अब यहाँ पे क्या होता है, जब तुम्हारे पास ये वाला आ जाता है ना ट्रिपल बॉन्ड वाला, तो इसमें इस कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आती है वो 3.25 आती है। तो नॉर्मली अगर अपन देखते हैं तो यहाँ पे भाई ये 3 है और ये 2.5 है, तो अपने को लगता है कि N जो है वो C से आगे आएगा, तो देख लो N C से आगे आ रहा है। लेकिन जैसे ट्रिपल बॉन्ड वाला आता है तो ट्रिपल बॉन्ड वाला N से आगे और O से पीछे जाता है, ठीक। थोड़ा सा 11th क्लास की बातें आ रही है, तो थोड़ा सा एक बार समझने की ट्राई करना। तो ये 3.5 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसके आते हैं, तो इस वजह से अपन ये बोल सकते हैं कि भाई अगर इस पे से H+ निकले और इस पे से H+ निकले तो ज्यादा आसानी से किसमें से निकलेगा? ट्रिपल बॉन्ड वाले से, टर्मिनल एल्काइन में से। और ये जब मैं तुम्हें जीरो से पढ़ाऊंगा तो मैं तुम्हें याद ही करवा दूंगा पूरी कहानी की फॉर्म में, तुम्हें ये सब दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बट अगर ये दिमाग लगाते हो तो एडवांस का सवाल हो जाता है। बाकी तुम्हें वो पूरा मेलोडी सॉन्ग के हिसाब से बता दूंगा, गाने के हिसाब से, तो तुम्हें सारे ऐसे टिप्पे याद हो जाएंगे। तो तुम वहाँ पे देख लोगे कि हाँ भाई ट्रिपल बॉन्ड वाला जो H होता है वो अमोनिया वाले से ज़्यादा एसिडिक है। अब आता हूँ मैं मुद्दे पे, अब खत्म करते हैं पूरी कहानी को, बात शुरू करते हैं। देखो हमारे पास सॉल्यूशन में 3 चीज़ें हैं, अमोनिया है, AgNO3 है, इसको टॉलरेंट रिएजेंट बोलते हैं, और ये हमारे टर्मिनल एल्काइन है। AgNO3 कोई काम नहीं आएगा, Ag+NO3- में टूट जाएगा। अब अमोनिया बचा और ये बचा, इन दोनों में से H+ कौन दे रहा है? एल्काइन दे रहा है, हाँ है ना। इसको समझाने के लिए मैंने ये पूरा कथा बताई थी मैं। तो अल्टीमेटली क्या होगा, इसको मैं अब एक काम करो, यहाँ पे ये चीज नोट करो, ये वाला पॉइंट नोट करो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका 3 आता है, इसका 3.5 आता है, और ये 3.5 यहाँ पे हो गया, और ये 3.25 हो गया ट्रिपल बॉन्ड वाला। ये वाला पोर्शन नोट कर लो एक बार। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका कितना होता है वो देख लो। नॉर्मल कार्बन का 2.5 होता है, ऑक्सीजन का 3.5 होता है, नाइट्रोजन का अप्रोक्सीमेटली 3 होता है, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन का 2.5 से बढ़ के 3.25 हो जाता है। 3.25 अप्रोक्सीमेटली है, 3.25 एग्जैक्ट नहीं है, ये आसपास होगा। ठीक है, अब इसको लास्ट में मैं समराइज करवा दूंगा, तो पूरा तुम्हें जो याद रखने वाली बात है वो अपन दोबारा एक बार लास्ट में पूछ लूँगा तुमसे। अब ये समझ लो, आगे बढ़े। तो अभी तक की इस कहानी का सार क्या है, अभी तक की इस पूरी स्टोरी की समरी क्या है तो? एल्काइन, हाँ समझ में आ गया। तो अब मैं इसको पूरा बाइंड अप कर रहा हूँ, ये सारा जो बताया है उसमें से तुम्हें ध्यान क्या रखना है वो सुन लो, ताकि इसका कोई क्वेश्चन गलत ना हो। बाकी अगर तुम नहीं ध्यान रखोगे तो हो सकता है कोई और गलत हो जाएगा, बट ये गलत नहीं होगा। तो इसके लिए क्या करना है, सिंपली तुम्हारे पास डब्बे में एक टर्मिनल एल्काइन पड़ा है, तुम उसके अंदर टॉलरेंट रिएजेंट मिला रहे हो। टॉलरेंट रिएजेंट का फॉर्मूला होता है AgNO3 प्लस अमोनिया। तो कुल मिला के डब्बे में एक तो पड़ी है टर्मिनल एल्काइन, एक पड़ा AgNO3, एक पड़ा अमोनिया। AgNO3 जो होगा वो Ag प्लस और NO3 माइनस में टूट जाएगा, जो कि एक आयनिक कंपाउंड है। Ag प्लस वैसे स्टेबल होता है, NO3 माइनस रेजोनेंस स्टेबल होता है, Ag प्लस Na प्लस की तरह होता है। तो ये तो अपने काम में है। बचे दो, RC ट्रिपल बॉन्ड CH और अमोनिया। अब RC ट्रिपल बॉन्ड CH भी एक एसिड है और अमोनिया भी एक एसिड है, इन दोनों में से पावर RC ट्रिपल बॉन्ड CH की ज्यादा है, तो वो देगा और ये खत्म। तो अब इसके बाद में इनका जब देना लेना खत्म हो जाएगा
तो क्या बढ़ेगा वो अपन बना लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं बस। हाँ भाई, तो ये आ गया तुम्हारा R बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, और ये आ गया तुम्हारा अमोनिया, और ये AgNO3 पड़ा है नीचे, कोई मतलब तो है नहीं इसका अभी के लिए, अभी के लिए नहीं। इससे ये बनेगा तुम्हारा R बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, ठीक। इसका H प्लस यहाँ से निकला, कौन लेके भागा? अमोनिया, तो उससे क्या बन गया? NH4, ठीक है। अब ये जो RC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस है, अब देखो सॉल्यूशन के अंदर ये AgNO3 क्या होगा? ये टूटेगा Ag प्लस के रूप में और NO3 माइनस के रूप में। अपन ये जानते हैं कि Ag प्लस एक कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बना सकता क्योंकि वो मेटल है, लेकिन वो आयनिक बॉन्ड तो बना ही सकता है ना। जैसे NaCl होता है, NaCl कंपाउंड तो एग्जिस्ट करता है भाई, लूण नमक होता तो है, लेकिन क्या वहां पे Na और Cl के बीच में डंडा होता है क्या? बॉन्ड नहीं होता, Na प्लस होता है और Cl। तो वैसे यहाँ पे क्या होगा कि अब ये वाला माइनस और ये वाला प्लस, ये दोनों यहाँ पे एक आयनिक बॉन्ड बनाएंगे, जिसकी वजह से एक कंपाउंड बनेगा ये वाला। अब देखो रिएक्शन में अपन ने दोनों को मिलाया, मिलाने के बाद एक कंपाउंड बना जो कि आयनिक फॉर्म में है, और ये जो कंपाउंड है वो वहाँ पे एक पीपीटी बनाता है। पीपीटी समझते हो ना, प्रेसिपिटेशन, मतलब डब्बे में नीचे जाके कुछ जमा हो जाता है। इसका कलर होता है वाइट पीपीटी, वाइट प्रेसिपिटेशन, और वी कैन से सिल्वर मिरर टेस्ट, सिल्वर मिरर टेस्ट। अच्छा एक बात बताओ, चांदी कैसी होती है? वाइट ही होती है ना। तो भाई जैसे हमको मिला कि ये चांदी तो है Ag प्लस, तो जब चांदी उसके साथ जुड़ेगा और एक कंपाउंड बनेगा, तो जो डब्बा है जो तुमने ले रखा है, कंटेनर ले रखा है, उसके नीचे पूरा वाइट वाइट पूरा वो एकदम लेयर बन जाएगी, और तुम उसमें अपना मुंह देख सकते हो। जैसे हमारे जो घरों में कांच आते हैं उनके पीछे एक कोटिंग की हुई होती है, नोटिस की होगी कभी, या तो वो ग्रीन होती है या कई बार वो वाइट होती है, तो उसको अपन ऐसे स्क्रैच करते हैं तो फिर वहाँ पे अपने को थोबड़ा नहीं दिखता अपना, समझ गया ना, फिर वहाँ पे आर पार ही दिखता सीधा। तो बेसिकली वो जो कोटिंग होती है उसको अपन बोलते हैं सिल्वर मिरर कोटिंग, और वो कोटिंग यहाँ पे इस कंपाउंड की वजह से बनती है, ठीक। और साथ में तुम्हारा NH4 प्लस पड़ा है, तो NH4 प्लस, और सॉल्यूशन के अंदर हल्का फुल्का H2 होगा, तो H2 के साथ वो मिलकर जो हल्का फुल्का पानी अपन लेते हैं यहाँ पे वो NH4 भी छोड़ा देता है। ये नोट करो फटाफट। ये है आज की इस क्लास का समरी, जो तुम्हें पूरा दिमाग में समझ में आ जाना चाहिए। और इस कंपाउंड का एक नाम आता है जो मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है तुम्हारे लिए, एग्जाम में नाम आएगा तुम समझ नहीं पाओगे क्या है ये, सिल्वर एसिटिलाइड। ये जो आयनिक कंपाउंड है जिसके व्हाइट पीपीटी बनती है, इसको हम बोलते हैं सिल्वर एसिटिलाइड। सिल्वर एसिटिलाइड। ठीक है, तो कई बार एग्जाम में इसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोल देते हैं, कई बार इसको नाम से टॉलरेंट रिएजेंट बोल देते हैं, और कई बार थोड़ा सा लैंग्वेज के फॉर्म में घुमा के कि आपके पास एक कंपाउंड है, उसकी आप रिएक्शन करवाओगे, उससे आपको सिल्वर एसिटिलाइड मिलेगा, ये वो ऐसे कुछ भी, मतलब कैसे भी वो क्वेश्चन बना सकता है, ठीक। अब मुझे तुम ये सोच के बताओ कि अगर मान लो सॉल्यूशन के अंदर RC ट्रिपल बॉन्ड Cr रहा तो क्या होगा? मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे मान लो तुमने डब्बा लिया, उस डब्बे में इस बार है RC ट्रिपल बॉन्ड Cr डैश, तब क्या होगा? तब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि H ही नहीं है। खत्म बात, है ना, समझ आ रही है। अगर तुम ये वाला एल्काइन लेके चलते हो तो कॉर्नर में ट्रिपल बॉन्ड आएगा, तो कॉर्नर में ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो H भी आएगा वैलेंसी को पूरा करने के लिए। लेकिन अगर ट्रिपल बॉन्ड बीच में आएगा तो उसके इधर भी कार्बन होगा और उधर भी, तो वहां पे H, तो अगर वहां पे H होगा तो वाइट पीपीटी बनेगी,
और H नहीं होगा तो YPPD। ये है आपका टेस्ट ऑफ टर्मिनल एल्काइन। पास में आगे तो नोट करके लिख लो फटाफट। नोट इन केस ऑफ इंटरनल एल्काइन, इन केस ऑफ internal alkyne, due to the absence of acidic hydrogen, due to the absence of acidic hydrogen, test of terminal alkyne equal to negative, test of terminal alkyne इक्वल टू नेगेटिव। समझ में आ गया कि भाई अगर आप वहां पे लेते हो इंटरनल एल्काइन तो वहां पे वो H ही नहीं है, H नहीं है तो ना कोई पीपीटी बनने वाली ना कोई टेस्ट होने वाला। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। सर अगर एल्काइन की जगह एल्कीन ले ले तो बिल्कुल नहीं होगा रिएक्शन। H तो है ही एसिडिक। अब देखो हाँ यहाँ पे एक डाउट आ गया, चलो इसी पे आगे डिस्कस करते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे ये वाला कंपाउंड ले लिया भाई, और तो बाकी सभी लोग सोच के बताना कि क्या है क्या नहीं। R बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 ले लिया, बताओ भाई इसमें तो डबल बॉन्ड कोने पे भी और दो हाइड्रोजन लटक रहे हैं यहाँ पे, टॉलरेंट रिएजेंट क्या होगा? सर इसके अंदर एचपीओ विद्युत ऋण कम होगी तो ये देगा ही नहीं है। समझ गया? यहाँ से अगर अपन H निकालेंगे तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन में माइनस आएगा, और डबल बॉन्ड वाले कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा नहीं होती, कम होती है, तो इस वजह से H देगा ही नहीं। H देगा ही नहीं तो आगे रिएक्शन लिखो, नोट करके लिखो। ये क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो RCH डबल बॉन्ड CH2, और इसके नीचे एक काम ये भी करो तुम, हाईलाइट करो ऐसे टर्मिनल एल्कीन लिखो ताकि तुम्हारा डाउट ही खत्म हो जाए। टर्मिनल एल्कीन, और इसमें लिखो नेगेटिव आएगा। क्यों आएगा? पूरा हिंदी इंग्लिश में जिसमें भी लिखना लिख लो कि कारण क्या है, जो भी इसने बताया वही कारण है। तो भाई रीजन ये है कि अगर मान लो ट्रिपल बॉन्ड की जगह डबल बॉन्ड कोने में आया, तो डबल बॉन्ड जब कॉर्नर में आएगा तो उसके कॉर्नर में आने की वजह से क्या होगा कि अगर तुमने उस H को निकाल दिया तो H को निकालने के बाद में यहाँ पे जो नेक्स्ट सीन बनेगा वो ये बनेगा R बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH माइनस, और ये डबल बॉन्ड में जो माइनस है ये नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होता, वो एक ट्रिपल बॉन्ड वाला ही होता है, इसलिए वो तो दे देता है और ये वाला नहीं देता। लिख लो इसको अच्छे से, लैंग्वेज बना के लिखो पढ़ाओ। और कोई डाउट, कोई क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है तो बताओ। नहीं, आगे बढ़े। चलो अब इसमें ना आगे लिखो नेक्स्ट। देखो हमारे पास एक रिएजेंट ऐसा और है जो ये सेम काम करता है, ठीक है? देखो सिमिलर रिएजेंट, नोट नंबर 3, सिमिलर रिएजेंट। लैब के अंदर ये भी पड़ा होता है, ऐसी बात नहीं कि सिर्फ टॉलेन ही होता है, ये होता है। और ये जो है इसको अपन बोलते हैं अमोनियकल Cu2Cl2, अमोनियकल Cu2Cl2। अब देखो एक चीज समझाता हूँ तुम्हें मैं, पहले इसी को समझ लेते हैं, लास्ट में बात करते हैं। यहाँ पे मान लो तुमने ले लिया फिर से टर्मिनल एल्काइन R बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, टर्मिनल एल्काइन, टर्मिनल C ट्रिपल बॉन्ड C, और यहाँ पे तुमने मिलाया ये वाला Cu2Cl2 प्लस अमोनिया, तो तुम्हें पता है कि वो H प्लस देगा, ये H प्लस लेगा, उससे बनेगा R बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस बनेगा, और साथ में आ गया NH3 NH4 प्लस साइड में। इस बार ये माइनस में इसके साथ कौन जुड़ सकता है?
कॉपर Cl तो खुद नेगेटिव में है ना भाई, यहाँ पे Cu2Cl2 है, तो Cu2Cl2 में Cu+2 और Cl माइनस, तो यहाँ पे आता है तुम्हारा Cu ये वाला, या Cu+2 करके इसको ट्वाइस भी कर सकते हो, एक ही बात है। मतलब अल्टीमेटली कॉपर और नेगेटिव चार्ज वाले का एक आयनिक कंपाउंड बनता है जिसकी पीपीटी आती है, इसका नाम लिख लो पहले, इसका नाम होता है कॉपर एसिटिलाइड। जैसे वो सिल्वर एसिटिलाइड था वैसे ये कॉपर एसिटिलाइड है, और इसकी जो पीपीटी बनती है वो आती है रेड पीपीटी, ये लाल पीपीटी बनाता है, पूरा नीचे लाल लाल हो जाता है पीना उसका। तो ये सेम काम करता है जस्ट लाइक टोलन रिएजेंट। ठीक है, बनाए। इसके सारे प्रोडक्ट ही आयनिक बनते हैं। हाँ, अगर कॉपर है, कोई भी मेटल तुम्हारे साथ अगर है, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि कार्बन हाइड्रोजन वाला है, उसके साथ अगर मेटल आ गई तो मेटल हमेशा आयनिक बॉन्ड बनाती है, क्योंकि मेटल कभी भी कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाती, वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर की होती है, बहुत रेयरली वो कोवलेंट बॉन्ड बनाती है। वो भी अपन पढ़ने वाले की कहाँ बनाती है, आगे जाके टॉपिक आएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, वहाँ पे वो हल्के फुल्के से कोवलेंट कंपाउंड बनाती है जो कि बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। आगे बढ़े, अब मेरे पॉइंट समझो। अगर मान लो तुम्हारे पास डब्बे में टर्मिनल एल्केन पड़ी है, उसमें तुम कौन कौन से रिएजेंट मिला के चेक कर सकते हो? एक तो क्या नाम बोलो, AgNO3 विथ व्हाट, NH3, यानी अमोनिकल AgNO3, या फिर अमोनिकल। अगर अमोनिकल AgNO3 मिलाएंगे तो क्या बनेगा? व्हाइट पीपीटी, और अमोनिकल CuCl मिलाएंगे तो, और ये दोनों पीपीटी किस केस में बनेगी? जब एल्केन कौन सी होगी? अगर इंटरनल होगी तो। अब इसको ना दिमाग में से ध्यान रखना, कई बार ऐसा होता है, जैसे अब पॉइंट समझो, यहाँ पे जो काम टोलेंट रिएजेंट कर रहा है वही काम अमोनिकल Cu2Cl2 भी कर रहा है। अब वो टोलेंट है तो व्हाइट पीपीटी बना रहा है, और ये कॉपर है तो रेड पीपीटी बना रहा है, लेकिन यहाँ पे अमोनिकल AgNO3 को नाम से जानते हैं अपन, अमोनिकल AgNO3 को नाम से जानते हैं। नाम क्या भाई? टोलेंट रिएजेंट, लेकिन इसका कोई नाम पास में आ रही है। दो बच्चे हैं, पढ़ते हैं, ठीक है, बराबर पढ़ते हैं, बराबर नंबर आते हैं, लेकिन एक को दुनिया जानती है और एक को कोई नहीं जानता, वही वाला हाल है। यहाँ पे टोलेंट रिएजेंट नाम आएगा तो तुम समझ जाओगे, हाँ पॉपुलर नाम है भाई, पॉपुलर है तो टोलेंट रिएजेंट, हाँ भी ठीक है। लेकिन उस टोलेंट रिएजेंट की आड़ में तुम ये भूल जाओगे, और इसको भूलना नहीं, तो इसको ऐसे याद करोगे भाई गुमनाम है, क्या है, हर एक चीज के पीछे कारण है जो मैं लिखवा रहा हूँ, आगे जाके मुझे पता है कि तुम्हारी कहाँ पर ऐसे ऐसे होने वाली है, इसलिए बड़े तरीके से जो भी लिखवा रहा हूँ सारा लिख लेना, वरना भूल जाओगे लास्ट में कि यार ये कहाँ पे था, ये क्या था। सो गुमनाम के नाम से याद करेंगे अपन, इसकी कोई नाम नहीं, इसकी कोई पहचान नहीं, बट काम वही करता है जो टोलेंट करता है। आ गया? लिखो भाई क्वेश्चन, चालू करो दुकानदारी। हाँ, क्या बोल रहे हैं? क्या प्रैक्टिकल कब करेंगे? थोड़ा बहुत ही मिला देखो, अपने पास लेब नहीं है यार, करवा देते हैं। कोई बड़े बड़े काम नहीं, छोटे छोटे से काम है, छिन्ना से ये लो मिला तो बन जाएगा। हाँ भाई लिखो, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड having molecular formula equal to C4H6, having molecular formula equal to C4H6 shows positive test with ammoniacal Cu2Cl2, अमोनिकल Cu2Cl2। शुरुआत में काम करो, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए, उसमें एक नंबर लगा दो, ए लगा दो ना, उसका अपन एक नंबर कर रहे हैं ए, ताकि ए को आगे काम में ले दो, समझ गए?
हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ए है जिसका फॉर्मूला C4H6 है और वो पॉजिटिव टेस्ट देता है अमोनिया CO2Cl2 के साथ। देखो ए रिएक्ट विथ HOCl एंड फॉर्म B। ठीक है, बना लिया। B react with sodium diether and form C। फाइंड ABC। बताओ फटाफट। यार यहाँ पे सोडियम डाइथर लेना थोड़ा सा गड़बड़ होगा क्योंकि आगे जाके इसमें वहाँ पे वो दोनों आ रहे हैं। एक काम करो, HOCl की जगह लिखो तुम, क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ, HOCl को हटा दो, HOCl की जगह लिखो तुम यहाँ पे ICl, ठीक है ना। यहाँ पे आ गया तुम्हारा ये I आ गया और Cl आ गया, ये करो क्या आंसर आ रहा है। देखो सबसे पहले तुम्हें बताना C4H6 की स्ट्रक्चर। आगे बढ़ो फटाफट। हमारे पास एक कंपाउंड है C4H6 जो कि पॉजिटिव टेस्ट देता है CO2Cl2 के साथ। अगर उस कंपाउंड की अपन ICl के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो अपने को मिलता है कंपाउंड B। और B का अगर अपन सोडियम ICl की 1 मोल है या ICl के 2 मोल है। अगर जब तक तुम्हें मोल के बारे में नहीं बोला जाए मतलब 2 है, अगर उसको 1 मोल होगा तो लिख दे। और फिर उसके बाद में अपन वहां पे जो ICl के बाद में कंपाउंड B बन रहा है उस B का अपन फिर आगे सोडियम डाइथर लेके C बना रहे हैं। देखते हैं कौन कौन कर पाता सही से। किसी के पास वो वाली बुक है क्या, हार्ड कॉपी के रूप में? हाँ। है, कल लेकर आना है क्योंकि यहाँ पे तो ये काम आएगा कैमरा, तो फिर वो वहां से कर लेंगे। एडवांस वाली ना, एडवांस में चलो साथ साथ चल जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ए के बारे में। देखो अब थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान देना एक बार, आंसर हो सकता है हो सकता ना है। मेरे पास एक फॉर्मूला था सिर्फ C4H6 और C4H6 के बारे में क्या हिंट है हमारे पास? हिंट क्या है कि ये अमोनिया का CO2Cl के साथ पॉजिटिव टेस्ट देता है। अगर उसने इतना बोल दिया इसका मतलब पक्का ये कंपाउंड क्या है? कौन सी एल्काइन? ये है फायदा। अगर तुम्हें टेस्ट के बारे में पता है तो तुम्हें एक सेकंड के अंदर समझ में आ जाएगा कि ये टर्मिनल एल्काइन है, वरना पता क्या होता, अभी अगर ये टेस्ट नहीं पढ़ा होता ना तुम्हारा तो तुम C4H6 के पहले सारे कंपाउंड बनाते कि C4H6 का क्या क्या बन सकता है, फिर उन सब में से कौन कौन ICl के साथ रिएक्शन कर सकता है और फिर उसके आगे क्या हो सकता है, तो तुम्हारा पूरा दिमाग एक साल में खराब हो जाता है। तो ये पावर है टेस्ट ऑफ टर्मिनल एल्काइन का, कि वो एक टेस्ट में एक सेकंड में ना बाकी सारे कंपाउंड, पता है इसके स्ट्रक्चर कितने बनते हैं? 9 बनते हैं इसके। एडवांस से पूछा गया सवाल है C4H6 के 9 बनते हैं। उन 9 में से एक सेकंड में आंसर आ गया कि भाई ये वाला कंफर्म। तो तुम यहाँ पे 4 कार्बन लगा दो फटाफट और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगा के कोने में लगा दो H, ये खत्म हो गया। 3 4 5 और 1 6 C4H6 आ गया। फर्जी ये अपना आ गया भाई A। अब A की रिएक्शन किससे करवानी है? ICl से। तो यहाँ पे क्या बनेगा? अब तुम्हें याद होगा ICl वाला अपन ने कहाँ पढ़ा था? Br2CCl4 है ना, Br2CCl4 में एंटी एडिशन करवाया था अपन ने। तो Br2 में Br डेल प्लस डेल माइनस, तो वैसे ICl में कौन डेल माइनस कौन डेल प्लस? शाबाश। कारण इलेक्ट्रो भाई क्लोरीन, जिस ना फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। तो Cl की जो विद्युत ऋणता है वो I से क्या है? ज्यादा। Cl ऊपर आ गया ना, FCl Br तो ऊपर वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नीचे वाले से ज्यादा होगी, तो यहाँ पे चार्ज माइनस आएगा, यहाँ पे चार्ज। अब तो कोई दिक्कत नहीं, बॉन्ड तोड़ना है। यहाँ पे क्या आएगा? डेल। बोलो कोने में क्या आएगा? डेल माइनस या प्लस? माइनस क्यों?
स्टेबल है क्योंकि प्लस बीच में स्टेबल है। बीच में stable ज़्यादा। बहुत बार अपन ने पढ़ रखा है। ये आ गया डी माइनस जे प्लस, अब तो खत्म हो गया ना, ये प्लस माइनस है, ये प्लस माइनस है, दोनों को चिपका दो आपस में। तो जब एक मोल रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड टूटने के बाद ये तो पहले से लगा हुआ था, माइनस पे कौन आ गया, प्लस आई, प्लस पे कौन आ गया, सी, ये आ गया एंटी एडिशन, हो गया। हमारे पास दो मोल है इसके, तो फिर से एक और आएगा आई सी, यहाँ पे डेल माइनस आएगा, यहाँ पे डेल, ये बॉन्ड टूटा, टूटने के बाद में फिर से यहाँ पे कोई इसी तरीके से यहाँ पे बीच में प्लस स्टेबल है तो प्लस के बीच में सीएल चला जाएगा, तो ये आ गया तुम्हारा सी सी, यहाँ पे सीएल सीएल दो आ गए और कॉर्नर में दो आई आ गए, और ये पे ये आ गया तुम्हारा सी, मान लो एक बार बन गया। पहले इसको ए माना, इससे अपन ने बी बना लिया, मतलब बी है, ये बी है, सी तो है ना, अपन ने ये पूरा एक स्टेप है, ये आ गया बी, ठीक। अब इस बी की रिएक्शन किससे करवानी है, कौन सी रिएक्शन, वुड्स जल्दी बोलो, वुड्स, याद आ गई क्या, नंबर 1 क्या करें, तो वुड्स क्या करेगा, सीएल सीएल हटाएगा, डॉट डॉट करेगा, ये सीएल हटा, ये आई हटा, डॉट डॉट, डंडा यही आ जाएगा वापस ही आ जाएगा, शाबाश, बोलो हाँ यार, भाई सिंपल सी बात है ना, अपने को पता है यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, डॉट बनेंगे, इंट्रामोलिकुलर इंटरमोलिकुलर, तो इंट्रामोलिकुलर में वापस डंडा बन जाएगा, यहाँ पे टूटेगा, यहाँ बन जाएगा, सिंपल है, बना दो। तो ये है आपका टेस्ट ऑफ टर्मिनल एल्केन। अब कल की क्लास में मैं तुम्हें बता देता हूँ सीन क्या रहेगा। कल मैं तुम्हें पहले शुरुआत के आधा घंटा के आसपास पढ़ाऊंगा, ऑक्सीडेशन स्टार्ट करेंगे कल अपन फ्रेश, और आधे घंटे के बाद अपन करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस आधा घंटा। तो थोड़ी देर सवाल लगा लेंगे, थोड़ी देर पढ़ लेंगे, तो अच्छे से दोनों बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है। और क्वेश्चन तुम्हें घर से नहीं करके आना, वो मैं कराऊंगा यहाँ पे, क्योंकि तुम्हें कोई बुक वगैरह नहीं परचेज करनी, अपन यहाँ पे एक एक सवाल हाथ से निकालेंगे इधर ही, वरना तुम करके आओगे पहले से तो फिर यहाँ पे तुम्हें लगेगा कि ज़्यादा समझ में आ रहा है, दिक्कत हो जाएगी। चलो तो मिलते हैं कल वाली क्लास के अंदर, ठीक है। हाँ बोलो, कल संडे ना, आओगे कल या नहीं आओगे, छुट्टी है, परसों मिलते हैं।